नमस्कार। आइए नवीन कालांश का प्रारंभ करें। पिछले कालांश में हमने वायु की गतियों के संदर्भ में अध्ययन किया था, जिसमें हमने ये जाना था कि पवन जो होते हैं, पवन के प्रकार कितने होते हैं। तो पवन की गति और दिशा के आधार पे हमने पवनों को विभिन्न भागों में बांटा था, जिसमें मुख्य रूप से दो भाग थे पवन के, स्थायी पवन और अस्थायी पवन। स्थायी पवन या नियत वायु पवन, जिनकी दिशा वर्ष भर निश्चित होती है, वो निश्चित दिशा में ही अपनी गति करते हैं। जबकि अनियत वाही जो वायु होती है या पवन होती है, उसकी दिशा वर्ष में बदलती रहती है। उनकी दिशाएं जो है तापमान के आधार पर, मौसम परिवर्तन के आधार पे वो अपनी दिशा बदलते रहते हैं। तो स्थायी पवनें वे पवनें होती हैं जो सदैव एक ही दिशा में चलती रहती हैं, और ये पूरे ग्लोब, जो संपूर्ण हमारा पृथ्वी का ग्लोब होता है, उस ग्लोब के तापमान तथा पृथ्वी की जो घूर्णन गति होती है, उस घूर्णन गति से जो उत्पन्न उच्च वायुदाब या निम्न वायुदाब या ताप के कारण वायुदाब में जो परिवर्तन होता है, उससे ये पूरे ग्लोब पर वितरित होता है। तो इस प्रकार की जो वायु होती है वो स्थायी दिशा अख्तियार करती है, इसलिए इसे हम स्थायी पवन कहते हैं। और स्थायी पवन जो होती हैं वो मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित की जाती हैं, जिसमें कि एक व्यापारिक पवन, जिसे हम पूर्वा पवन भी कह सकते हैं। दूसरा पछुआ पवन जो होती है उसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। जबकि पछुआ हवा जो होती है वेस्टर्ली विंड होती है। और ध्रुवी पवन जो ध्रुवों की तरफ से चलती है। तो हम चाहेंगे कि भाइयों ने चाहा था कि चित्र हम बनाना चाहते हैं, उसके लिए समय चाहते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप चित्र बना लें, देख लें, और या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इस आधार पर जब आप बना लेंगे, चित्र बना लेंगे, तो चित्र के माध्यम से आपको समझने में आसानी होगी। व्यापारिक पवन जो होती है, व्यापारिक पवन जैसा कि आप जानते हैं कि डोल ड्रम जो होता है हमारा, वो विषुवतीय शांत पेटी होती है। विषुवतीय शांत पेटी जो कि 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में होती है, तथा 35 डिग्री से 30 डिग्री के बीच जो हमारी उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी होती है, इनके बीच दोनों उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, जो ग्लोब हमारे हैं, उस ग्लोब के दोनों ध्रुवों के बीच हम गोलार्ध को बांटते हैं। तो उत्तर की तरफ उत्तरी गोलार्ध तथा दक्षिण की तरफ दक्षिणी गोलार्ध। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी होती है, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, इन उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों गोलार्धों में उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवतीय शांत पेटी की तरफ ये गति करती है। जो व्यापारिक पवनें होती हैं, ये व्यापारिक पवन जो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से विषुवतीय जो शांत पेटी, जिसे हम डोल ड्रम की पेटी कहते हैं, इसकी तरफ इनकी गति होती है। और जैसा कि फेरल का सिद्धांत है, फेरल के सिद्धांत के आधार पे उन्होंने बताया था कि व्यापारिक पवनें की जो दिशा होती है वो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की दिशा से दक्षिण पश्चिम की दिशा में होती है। ये तीर के निशान से आप देख सकते हैं कि ये व्यापारिक जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें जो है उत्तर पूर्व दिशा से, इनकी दिशा देखें, उत्तर पूर्व की दिशा से ये दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर गति करती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम आ जाएं, तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक हवाएं जो है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी, जो 30 डिग्री से 35 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में जो वायुदाब की पेटी बनती है, इस वायुदाब की पेटी से ये व्यापारिक हवाएं जो है विषुवतीय शांत पेटी की तरफ चलती हैं, और फेरल के सिद्धांत के आधार पर ये दक्षिण पूर्व की दिशा से उत्तर पश्चिम की दिशा में गति करती है। तो इनकी जो गति होती है वो निश्चित होती है, और दिशा जो फेरल के नियमानुसार, फेरल के जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत के आधार पर इनकी दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इनकी दिशा जो होती है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर होती है। पछुआ हवा जो होता है
ये पांचवा हुआ जो वेस्टर्ली विंड जिसे हम कहते हैं। वेस्टर्ली विंड जो होती है ये जो है उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी होती है, उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से जो है उपध्रुवीय जो पेटी होती है 60 डिग्री से 65 डिग्री के बीच में जो वायुदाब की पेटी बनी होती है उसकी तरफ ये गति करती है और ये दोनों गोलार्धों में होती है। उसी तरह से उपोष्ण उच्च वायुदाब की जो पेटी होती है उससे उपध्रुवीय निम्न दाब की जो पेटी होती है उसके बीच ये पश्चिमी हवाएं चलती हैं दोनों गोलार्धों में। और दोनों गोलार्धों में यदि इनकी चलने की दिशा अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी हवाएं जो होती हैं वो दक्षिण पश्चिम की दिशा से उत्तर पूर्व की दिशा में, आप तीर के निशान से देख सकते हैं कि इनकी दिशा जो होती है वो उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ जो है दक्षिण पश्चिम की दिशा से उत्तर पूर्व की दिशा में चलती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर हम आ जाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में ये पश्चिमी हवाएं जो होती हैं ये उपोष्ण उच्च वायुदाब की पेटी से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी की ओर जो है ये उत्तर पश्चिम की दिशा से दक्षिण पूर्व की दिशा की ओर गति करती हैं। जबकि अगर देखा जाए जो ध्रुवीय वायु होती हैं, चूंकि आप जानते हैं कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ध्रुवों पर सदैव जो है उच्च दाब बना होता है, उच्च वायुदाब बना होता है और यहाँ पर तापमान सदैव कम रहता है। तो तापमान कम होने के कारण जो है यहाँ का वायुमंडलीय दाब अधिक होता है और यहाँ से जो हवाएं ध्रुवीय हवाएं होती है दोनों गोलार्धों में, इन दोनों गोलार्धों में जो ध्रुवीय हवाएं होती हैं यह जो है ध्रुवीय क्षेत्र जिसे हम 90 डिग्री कहते हैं, 90 डिग्री उत्तरी और 90 डिग्री दक्षिणी जो ध्रुव होते हैं उन ध्रुवों से ये हवाएं चलती हैं और ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की जो पेटी होती है उसकी तरफ ये गति करती हैं। तो इनकी दिशाएं जो है वो उत्तरी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की दिशा से दक्षिण पश्चिम की दिशा की ओर होती है। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में अगर देखा जाए तो ध्रुवीय हवाएं जो होती हैं ये दक्षिण पूर्व की दिशा से उत्तर पश्चिम की दिशा की ओर गति करती हैं। यदि हम फेरल के नियम, फेरल के सिद्धांतों को अगर देखें तो ध्यान से देखें तो व्यापारिक हवाएं जो होती हैं, व्यापारिक हवाओं की दिशाएं अगर देखें तो उत्तर पूर्व की दिशा से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व की दिशा से ठीक दक्षिण पश्चिम की दिशा में होती है। जबकि वही हवाएं जब दक्षिणी गोलार्ध में आ जाती हैं तो इसके ठीक विपरीत हो जाते हैं, इनकी दिशा चेंज हो जाती है और ये दक्षिण पूर्व की दिशा से उत्तर पश्चिम की ओर गति करती हैं। जबकि पश्चिमी हवाएं उत्तरी गोलार्ध में दक्षिण पश्चिम की दिशा से उत्तर पूर्व की दिशा में गति करती हैं। जबकि दक्षिणी गोलार्ध में यह जो है पश्चिमी हवाएं उत्तर पश्चिम की दिशा से दक्षिण पूर्व की ओर गति करती हैं। जबकि ध्रुवीय हवाएं जो होती हैं ये उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में ये दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर गति करती हैं। तो इस तरह से स्थायी पवन जो होती है, जो नियत वायु पवनें होती हैं, इनकी दिशा जो है वर्ष भर एक समान रहती हैं। जबकि अस्थायी पवनें जो होती हैं, अस्थायी पवनें मौसम के आधार पर स्थान की जो वायुमंडलीय दाब होते हैं उन वायुमंडलीय दाब के और ताप के परिवर्तन के आधार पर इनकी दिशा में परिवर्तन होता रहता है। अनियत वायु पवनें जो होती हैं, अनियत वायु पवनों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। वो तीनों भाग हैं मानसूनी, जो मौसम के आधार पर शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में अपनी दिशाएं परिवर्तित करती हैं। समीर, जो कि स्थल से जल की ओर और जल से स्थल की ओर विशेषकर तापमान से प्रभावित होकर के दिन में दूसरी दिशा होती है जबकि रात में दूसरी दिशा होती है। तो इस तरह से इनके परिवर्तन इनमें होता है। जबकि स्थानीय पवन जो होती हैं वो स्थानीय पवनें किसी स्थान विशेष के प्रचलित हवाएं नियमित चलती हैं। उन प्रचलित जो हवाएं हैं उन प्रचलित हवाओं के विपरीत स्वभाव में विशेष प्रकार की जो पवनें चलती हैं, उन विशेष प्रकार की पवनों को स्थान विशेष के नाम के आधार पर स्थानीय पवन कहते हैं। स्थानीय पवन विशेषकर वो वहाँ की जो धरातल की जो बनावट होती है, उस धरातल की बनावट के आधार पर
उनका जो गुण होता है वो गुण परिवर्तित होता है। इसलिए जो सामान्यतः वायु चलती हैं, उन सामान्यतः जो वायु हैं उस वायु से उसको अलग कर सकते हैं, आसानी से अलग कर सकते हैं। जैसे भारत में आपने देखा होगा, तो भारत में जो मैदानी क्षेत्र है, उन मैदानी क्षेत्रों में अक्सर गर्मियों के समय में, जून के समय में गर्म हवाएं चलती हैं, जिसे हम लू कहते हैं। तो इसी तरह से बहुत सारी प्रचलित जो स्थानीय हवाएं हैं, वो स्थानीय हवाएं जैसे चिनूक, ये चिनूक अमेरिका में जो विशेष हवा चलती है, स्थानीय पवन चलती है। शिरोको है, शिरोको इटली में है, वोरा एड्रियाटिक सागर में जो है चलती है। जबकि मिस्टल नाम से जो है स्पेन और फ्रांस में जो विशेषकर हवाएं चलती हैं, मिस्टल नाम से जानते हैं। जबकि बिल्जर्ड नाम से जो है ये कनाडा और साइबेरियाई जो क्षेत्र होते हैं, उन साइबेरियाई क्षेत्रों में ये विशेष प्रकार की हवाएं चलती हैं। हम समझ रहे हैं कि आप इस चित्र को बना लिए होंगे। तो चित्र को यदि बना लिए हैं तो चित्र बना लें। उसके बाद हम चाहेंगे कि जो मानसूनी हवा है, उस मानसूनी हवा और समीर, उस समीर के विषय में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं मानसूनी पवन। मानसूनी पवन वो पवन होते हैं जो मानसून के आधार पे वायु के गर्मी ठंडी के आधार पे अपना परिवर्तन करते रहते हैं, उनकी दिशा बदलती रहती है। तो इस आधार पे मानसूनी पवन जो है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन दो प्रकार की वायु चलती है। एशिया महाद्वीप में अगर देखा जाए तो एशिया महाद्वीप में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन जो पवनें चलती हैं, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन पवनों में आप देखें चित्र के माध्यम से वो स्थल से समुद्र की ओर गति करती हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यह सागर से स्थल की ओर चलती हैं। और इनका मुख्य कारण होता है कि वायु दाब का घटना और बढ़ना। और वायु दाब का जो घटना और बढ़ना होता है, ये तापमान पर निर्भर करता है। चूँकि हमारे एशिया महाद्वीप में ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु में जो तापमान होता है, उस तापमान का उच्चावचन जो होता है वो बहुत अधिक होता है। तो इस तापमान के अधिक होने के कारण जो है इसमें वायुदाब जो होता है, वो क्षेत्र का वायुदाब की जो भिन्नता होती है, उस वायुदाब की भिन्नता के कारण जो है जो वायु की दिशा होती है ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन वो परिवर्तित हो जाती है। शीतकाल में एशिया महाद्वीप में अगर देखा जाए तो शीतकाल में जो वायु होती है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, जबकि ग्रीष्म ऋतु में यह वायु जो है समुद्र से स्थल की ओर चलती है। गर्मी के समय में मानसूनी वर्षा अधिक होती है, जबकि ठंडी के समय में शीत ऋतु में चूंकि वायु जो है वो स्थल से समुद्र की ओर चलती है, इसलिए इस समय वर्षा कम होती है। जैसा कि आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो मानसूनी पवन होती है दक्षिण पश्चिम से, ये ग्रीष्म ऋतु में दक्षिण पश्चिम की तरफ से, ये अरब सागर की तरफ से या बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है चलता है। जबकि शीत ऋतु में अगर देखा जाए तो शीत ऋतु में ये उत्तर पूर्वी मानसून होता है, ये उत्तर पूर्व की दिशा से सागर की ओर चलता है, यह स्थलीय मानसून कहलाता है। तो इसी कारण से मानसूनी हमारे एशिया महाद्वीप में मानसूनी वर्षा होती है, जो कि गर्मियों में अधिक होती है जबकि ठंडियों में कम होती है। आइए देखते हैं इस सागरी और स्थलीय समीर जो कि तापमान परिवर्तन के कारण अपनी दिशा परिवर्तित करती हैं। तो इनके चलने की दिशा, उत्पत्ति के आधार पर चलने की दिशा के आधार पर इनको दो भागों में बांटा गया है, समुद्री समीर और स्थलीय समीर। समुद्री समीर अक्सर दिन के समय चलता है, जबकि स्थलीय समीर रात के समय चलता है। दिन के समय जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश, दिन में सूर्य का प्रकाश स्थल और समुद्र
दोनों पर पड़ता है, लेकिन तापमान में जो परिवर्तन होता है, समुद्र में जल होता है, जल की अपेक्षा स्थलीय जो जमीन होती है वो तेजी से तापमान परिवर्तन होता है वहां पर, और स्थल पर जो तापमान का परिवर्तन अधिक हो जाता है, तो तापमान परिवर्तन के कारण यहाँ की जो वायु होती है, यहाँ की वायु ऊपर की ओर उठ जाती है। यहाँ पर वायु, यहाँ की जो वायु होती है, यह वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उड़ जाती है, जिससे कि यहाँ का दाब जो है वो कम हो जाता है। वायु दाब कम होने के कारण अधिक वायु दाब की जो हवाएं होती है, जो कि समुद्र के तल पर स्थित होती हैं, ये अधिक वायुदाब की हवाएं जो है वो समुद्र से स्थल की ओर चलने लगती हैं, और चूंकि समुद्र से स्थल की ओर ये वायु चलती है, इसलिए वायु जो है ये ठंडी वायु होती है। जबकि ठीक इसके विपरीत जो है रात के समय में यदि देखा जाए तो रात में चंद्रमा प्रकाशित होता है, और रात के समय जैसा कि आप जानते हैं कि सागर समुद्र का तापमान बहुत धीरे धीरे बढ़ता है और बहुत धीरे धीरे घटता है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि दिन भर की धूप पड़ी हुई होती है, तो दिन भर की धूप पड़ने के कारण जो है सागरीय जल जो है वो सागरीय जल गर्म हुआ होता है, तो बहुत जल्दी से या तेजी से कहें तो सागर का जो तापमान होता है वो नीचे नहीं गिरता है। अपेक्षाकृत स्थलीय स्थान पर जो तापमान होता है वो सूर्य की अनुपस्थिति में बहुत तेजी से गिरता है, और यहाँ पर ये स्थल जो होता है वो समुद्र के तल या समुद्र के जल की अपेक्षा तेजी से ठंडा हो जाता है। तो इस कारण से यहाँ का वायुमंडलीय दाब जो होता है स्थल का वो अधिक होता है, जबकि समुद्र के ऊपर का जो वायुमंडल होता है वह मंडल अपेक्षाकृत जो है गर्म होता है। तो चूंकि ये स्थान गर्म होता है, तो यहाँ की वायु जो होती है, ये वायु जो है गर्म होकर के ऊपर की ओर उठ जाती है। वायु गर्म होकर के ऊपर उठने के कारण यहाँ का दाब जो है घट जाता है, इसलिए स्थल की तरफ से अधिक वायुदाब की तरफ से कम वायुदाब की तरफ जो है स्थलीय समीर चलने लगती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दिन के समय में समुद्री समीर चलती है, जबकि रात के समय में स्थलीय समीर चलती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पवन को मुख्य रूप से हम स्थायी और अस्थायी रूप में विभाजित करते हैं, और जो स्थायी पवन होती है उस स्थायी पवन को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हम व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन के रूप में बांटते हैं, जबकि जो अस्थायी पवन होती है जो कि मौसम के आधार पर परिवर्तित होती रहती है, अनियत वायु पवन होती है, इनको 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला जो है मानसूनी पवन होती है। यह मानसूनी पवन जो है ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु के आधार पर ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवन और शीतकालीन मानसूनी पवन होती है, जबकि समीर जो होता है वह समीर स्थल और जल के आधार पर इसकी उत्पत्ति और चलने की दिशा के आधार पर सागरीय और स्थलीय समीर कहलाती है। जबकि कुछ स्थान विशेष पर जो वहाँ की सामान्यतया चलने वाली वायु होती है, पवनें होती हैं, उनके विपरीत जो वायु होती है जो कि अपने गुणधर्म के आधार पर सामान्यतया जो चलने वाली स्थानीय पवन है उस पवन से अलग कर ली जाती हैं, ऐसी पवनों को हम स्थानीय पवन कहते हैं, जिसे स्थान विशेष के आधार पर अलग अलग नामों से जानते हैं। कुछ स्थानीय पवनें हैं जिनका नाम आप नोट कर लें, जैसे चिनूक। चिनूक ये स्थानीय पवन है जो कि अमेरिका में, चिनूक ये अमेरिका की स्थानीय पवन है। शिरोको यह इटली में विशेषकर प्रसिद्ध पवन है। आपके यहाँ लू भारत में या एशिया महाद्वीप में, जैसा कि भारत में मैदानी जो क्षेत्र हैं उन मैदानी क्षेत्रों में गर्मी के समय में जून जुलाई के समय में ये चलती है। हरमट्टान पवन जो है, हरमट्टान पवन सहारा का जो रेगिस्तानी भाग है, ये सहारा के रेगिस्तान में हरमट्टान नाम का जो स्थानीय पवन चलती है। मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस में मिस्ट्रल
स्पेन, फ्रांस में, और इसी तरह से अन्य स्थानीय हवाएं हैं जिन्हें आप स्थान विशेष के आधार पर जान सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की पवनों के विषय में हमने अध्ययन किया। मिलते हैं फिर अगले कालांश में, तब तक के लिए नमस्कार।